Today we are going to start a new chapter that is called solid state chemistry. 11th के अंदर आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जनरली आपने जो पढ़ाई की थी वो किसके बारे में पढ़ाई की थी? तो गैसियस स्टेट के बारे में. तो वो चैप्टर पूरा गैसियस स्टेट के ऊपर डिपेंड था और वहां पर लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन था जो था लिक्विड का. लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री. सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड स्टेट, तो ये बच्चे को मालूम होता है कि सॉलिड स्टेट में क्या, इट इज द सब्सटेंस व्हिच हैज अ डेफिनेट शेप बराबर एंड डेफिनेट वॉल्यूम. लेकिन 12th स्टैंडर्ड में थोड़ी सी डेफिनेशंस के अंदर पैरामीटर्स ऐड होते रहते हैं. Solid may be defined as that form of matter basically in which it is a rigid and that's why possess some property of definite shape and definite volume. तो rigidity के हिसाब से वो अपना shape और अपना volume जो definite रख पाता है. तो ये definite shape और definite volume solid state का हो गया. Why do some substance exist as a solid? कुछ सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो सॉलिड में ही क्यों पाए जाते हैं? सपोज हम लोग वाटर का एग्जांपल ले यहाँ पर, तो हमें मालूम है कि ये जो वाटर का एग्जांपल है H2O वो सॉलिड में भी होता है बराबर. उसको थोड़ा सा हीट दो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? H2O लिक्विड के अंदर. आगे वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? H2O गैस के अंदर. तो ये जो ऐसा सब्सटेंस है जैसे कि आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा तो पानी बन जाएगा और उसके बाद उसमें से क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे वाटर के, स्टीम ऑफ वाटर बराबर. तो यहाँ पर तीनों के तीन जो है, जैसे कि आइस ले लिया हमने, तो आइस जो है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वही है कि why do some substance exist as a solid and what is the classification based on the constituent particles and the force existing between the constituent particles. कि कौन से constituent particles है. समझ लो यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया हुआ है. कहीं पर अगर NaCl का एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? उसके अंदर Na+ और Cl- होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर constituent particles क्या आ जाएंगे? वहां पर आयंस हो जाएंगे. पूरे चैप्टर में जहां पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का हम लोग बराबर है जब बोलेंगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो ब्रैकेट में हमेशा याद रखना है वो मेंशन होता है एटम्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए या तो आयंस के लिए. ओके, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब ये रहता है. पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है कि कहीं पर मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहीं पर आ जाएगा आयंस के बीच में और कहीं पर रहेगा एटम्स के बीच में. जनरली ये रहता है. ओके, नाउ यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है बराबर है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में लिखा हुआ है. तो एक सिंपल सा टेबल है जिससे एक बार क्लैरिटी आ जाए कि भाई हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बराबर है. बेसिकली ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन टॉपिक है. तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी में लेते हैं मास बराबर है, तो आप ही मुझे बताओ कि मास में क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर बराबर बेटा. तो मास जो है वो डेफिनेट ही रहेगा तीनों के अंदर बराबर. मास के अंदर जनरली कोई चेंज ज्यादातर होता नहीं है. मास जो है डेफिनेट है. शेप में कैसा होता है बेटा? तो सॉलिड के बारे में अगर देखो तो वो डेफिनेट शेप रहता है, उसका एक्वायर करता है. लिक्विड के अंदर क्या होता है कि एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर. अगर आप कोई भी लिक्विड लेते हो, जैसे कि पानी लिया आपने ग्लास में डाल दिया तो उसके जैसा शेप हो गया बराबर. आपने जग में लिया तो उसके जैसा शेप हो जाएगा. सेम रहता है किसके अंदर? गैस के अंदर. लेकिन गैस जो है वो एक्सपांड हो सकता है बराबर है. यहाँ पानी के अंदर उसका जितना साइज होगा उसके अंदर ही पानी आ पाएगा. गैसेस मॉलिक्यूल्स में क्या है कि कंटेनर छोटा हुआ या कंटेनर बड़ा हुआ तो उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की वजह से गैसेस मॉलिक्यूल्स जो है, अगर आपने 1 लीटर का कंटेनर लिया हुआ है तो उसके अंदर क्या रहेगा? गैसेस मॉलिक्यूल 1 लीटर में भी आ जाएगा भाई बराबर है. और 10 लीटर है तो उसमें 10 लीटर में भी आ सकता है. तो ये रहता है. अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की बराबर है, तो वॉल्यूम जो बेटा है वो सॉलिड के अंदर डेफिनेट रहेगा बराबर है, लिक्विड के अंदर भी डेफिनेट रहता है बराबर, और गैस के अंदर कैसा रहता है? वो इनडेफिनेट रहता है बराबर. तो ये जो है उसके अंदर हो जाएगा. नेक्स्ट जो है रिजिडिटी. प्रॉपर्टीज के अंदर क्या है हमारे पास? रिजिडिटी. वी नो दैट. ओके, रिजिडिटी बचपन से पढ़ते आया है कि सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर
बराबर है। रिजिडिटी किसकी वजह से होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि अंडर द नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है सॉलिड के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस आते नहीं है, बराबर। बेसिकली उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो सबसे स्ट्रांग रहता है, बराबर। पार्टिकल्स अगर आप आइस की बात करो तो आइस के अंदर पार्टिकल जो है बहुत ही नजदीक रहते हैं, बराबर। और उसकी वजह से आप देखो तो उसके अंदर या कोई भी दूसरा वुडन पीस ले लो, वॉट एवर इट विल बी, तो ये रहेगा। तो रिजिडिटी के अंदर जो है सॉलिड के अंदर रहेगी रिजिडिटी, बाकी लिक्विड और गैस के अंदर रिजिडिटी का कोई सवाल उठता ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि स्पेस। तो स्पेस में हमें यही पढ़ना है इस चैप्टर में कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्ट क्लोजली पैक होते हैं, बराबर है। अगर आप लिक्विड की बात करो तो लेस देन सॉलिड, बराबर है, और मोर देन गैस, ये रहेगा। और अगर यहाँ की बात करेंगे हम लोग तो लीस्ट रहता है, तो मोस्ट क्लोजली पैक रहता है सॉलिड के अंदर, बराबर है। उसके बाद लेस आ जाएगा, देन इट विल बी लीस्ट। ओके, IF लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसमें रहेगा, सॉलिड के अंदर रहेगा, बराबर है। और वीक रहेगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और नेग्लिजिबल रहेगा किसके अंदर, गैस के अंदर। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज, बराबर है, जो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे कैसे वेराई कर रही है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है तो हाउ दे क्लासिफाई, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स। तो इस चैप्टर में आगे का टॉपिक इसके बाद वही रहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है या तो एमरफस सॉलिड में, तो सॉलिड सब्सटेंस क्लासिफिकेशन होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में होता है, बराबर है। फिर नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, बराबर है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर्टी कैसे रिलेट होती है, प्रॉपर्टीज है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज रिलेटेड विद द एप्लीकेशन, कि भाई आप कहां पर अप्लाई कर सकते हो उस चीज को। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं कि प्लास्टिक की बैग ले लो, बराबर है। एप्लीकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्लास्टिक की बैग के जनरली आप देखते हो तो प्लास्टिक पॉलीथीन बैग एक हल्की सी आती है जिसमें हम लोग कोई अगर भारी चीज रख दे वो फट जाती है। लेकिन वही प्लास्टिक धीरे 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 उसकी अगर हम लोग ग्रेड बढ़ाए, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी पॉलीमर कहते हैं उसको, जो पॉलीमर में पड़ने वाला है। तो हाई डेंसिटी की वजह से जैसे कि वर्मोरा की जो हमारे पास चेयर रहती है उसकी जो है स्ट्रेंथ वो काफी इंक्रीज हो जाती है। तो कहां पर अप्लाई करना है उसकी हिसाब से सॉलिड के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से सॉलिड के स्ट्रक्चर्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, बराबर है, वो कैसे रिलेट करते हैं, कहां पर अप्लाई होता है। फिर उसके अंदर कई बार डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, या तो उसको इम्परफेक्शंस भी कहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड के अंदर अगर आप देखो तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बराबर है। तो सॉलिड का एग्जिस्टेंस क्यों है, व्हाई डू सॉलिड एग्जिस्ट, इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मतलब क्या, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, बराबर, व्हिच कीप्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, व्हिच कीप्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, दैट इज ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बराबर है। दूसरा यहाँ पर पैरामीटर हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या करेगी, उसका हम लोग कैसे लिखेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन है थर्मल एनर्जी का, कि द एनर्जी जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर ले जाती है बेसिकली, बराबर है। तो लो टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्मल एनर्जी द एनर्जी विच कीप्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दीज आर द ऑपोजिंग फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या करेगा, उसको पास में रखने का ट्राई करेगा। थर्मल एनर्जी जो है वो क्या ट्राई करेगी कि आपकी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर किस तरह से होते हैं। सो दीज आर द सम बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है बेटा उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।
तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, समझ लो कि मैं यहाँ पर छोटा सा एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल का मतलब क्या है जानते हो? तो यूनिट सेल बेसिकली आगे मैं आपको डेफिनेशन में बताऊंगा, और आपने NaCl के स्ट्रक्चर में 9th में या तो 10th में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ तो है। तो NaCl जो है ये एक सिंपल सा ट्यूब लिया हुआ है, NaCl का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सिंपल सा यूनिट सेल है, बराबर है, जिसके अंदर जो एटम्स है वो मैंने यहाँ पर कॉर्नर्स पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो Cp का मतलब होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बराबर है। तो इसके अंदर जो भी सॉलिड मटेरियल होता है उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसा होता है बेटा? क्लोजली पैक होता है। आप कोई भी सॉलिड लेकर उसके बारे में एज्यूम करो, बराबर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है। तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक रहते हैं। दूसरी बात है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को एक जगह पर फिक्स रख देते हैं, बराबर है, कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द फिक्स पोजीशन, बराबर। अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट कर सकते हैं। बाकी उसकी पोजीशन कैसी रहती है? फिक्स रहती है, बराबर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर से उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में अंदर हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही है, जैसे कि सॉलिड इसकी वजह से क्लोजली पैक है, फिक्स पोजीशन पे है अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसकी वजह से रिजिड होता है। ओके, तो रिजिडिटी उसके अंदर आपको मालूम है। नेक्स्ट है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वो भी हमें पता है। वो रहता है हाई डेंसिटी वाला, जिसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लोज पैक स्ट्रक्चर की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, बराबर है। तो डेंसिटी उसमें ज्यादा रहती है। उसके अंदर उसके मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई रहते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, एंड दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बराबर। कुछ कुछ केसेस में होता भी, कहीं पर नहीं भी होगा, तो वो आगे देखेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो दे आर मैलेबल है, डक्टाइल है, ये जो है मेटल्स, और कुछ कुछ नॉन मेटल्स में वो फिर नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये रहता है। तो बेसिक चीज जो है रिजिडिटी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, हाई डेंसिटी और इनकम्प्रेसिबल, बराबर है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर की वजह से ये कैसा रहेगा? इनकम्प्रेसिबल, यानी उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बराबर है। तो ये जो चीज है वो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, जिसको कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है और एमरफस सॉलिड्स जो है उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, बराबर है, और उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है, विच आर द एग्जाम्पल्स एंड विच आर द प्रॉपर्टीज एंड लॉट्स ऑफ पैरामीटर वी हैव टू डिस्कस। सब्सटेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सब्सटेंस। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? ऑल द मेटल्स आर क्रिस्टलाइंस, ओके, नॉन मेटल्स भी आते हैं उसके अंदर। एमोर्फस सब्सटेंस के अंदर क्या आएगा? ग्लास, प्लास्टिक, बराबर है, रबर, ये सारे जो है एमोर्फस सब्सटेंस में आएंगे। सो वी आर मूविंग ऑन दैट। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर क्या रहता है? तो ये उसकी अरेंजमेंट दिखाई हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक डॉट है, ब्लैक ब्लैक, ये पूरी रो ब्लैक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमने ब्लू डॉट किया हुआ है। तो ये जो डॉट है वो सही में क्या बेटा? ये पूरे के पूरे ऐसे एटम्स या तो मॉलिक्यूल या तो आयंस होते हैं, लेकिन हम लोग उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ सेंटर पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं। इसलिए ये जो है वो इस तरह से डॉट के फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। क्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है? क्रिस्टलाइन बेसिकली आप देख रहे हो वैसे कि इसके अंदर ये जो डॉट है सो ब्लैक ब्लैक, ये पूरा आप देखो तो सिमेट्रिकल है। यहाँ पर ब्लू, तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे ब्लू है, यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस पे ब्लू है। तो ये जो है इसमें हम क्या लिख सकते हैं? री अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सीपी को शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर in
short as well as long range, बराबर है। अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर इन शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रेंज। ऐसा नहीं कि यहाँ पर यहाँ तक ही है ये, बराबर पूरा क्रिस्टल का अगर स्टडी करें तो लॉन्ग रेंज तक इसके पार्टिकल्स ऐसे ही होंगे, यानी कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट रहेगा। जबकि एमोर्फस के अंदर ऐसा नहीं है। एमोर्फस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ब्लैक है, फिर ब्लू है, फिर नीचे ब्लू ब्लू, फिर ये ब्लू, रैंडम अरेंजमेंट है इसके अंदर, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलर, बराबर। या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर इन अ शॉर्ट रेंज बट दे आर नॉट रेगुलर इन अ लॉन्ग रेंज। यानी ये कहना चाहते हैं कि शॉर्ट रेंज में देखो यहाँ पर ब्लैक आया, ब्लू आया, फिर ब्लैक पार्टिकल है, उसके बाद वापस ब्लैक आ गया, यानी यहाँ तक की रेंज जो उसकी थी उसके अंदर क्या था, वो बेसिकली एक रेगुलर पैटर्न में था, बराबर। उसके बाद थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न के अंदर चला जाता है ये, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर चेंज आएगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट फर्स्ट पॉइंट अरेंजमेंट के ऊपर से है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम लोग अगर इसकी बात करेंगे कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, पैरामीटर कौन सा है, प्रॉपर्टी बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बराबर है। एक ही सब्सटेंस की अगर हम लोग अलग अलग फॉर्म में बात कर ले, जैसे कि हम लोग, मैं बताऊं आपको कि भाई चॉपस्टिक है और मार्बल है, बराबर है। बेसिक कंपोजिशन एक जैसा है, लेकिन आप देख सकते हो कि मार्बल जो है, बराबर है, वो बेसिकली आपका क्रिस्टलाइन है और एमोर्फस जो फॉर्म है वो आपका चॉपस्टिक में रहेगा, बराबर। मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, बराबर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये रहता है कि अगर मैं सपोज करूं कि कोई भी चीज को अगर मैं मेल्ट कर रहा हूं और अगर वो क्रिस्टलाइन है तो 120 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो रहा है, तो ये मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरा सॉलिड में से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, बराबर है। तो इसका जो टेम्परेचर का जो आता है ना ग्राफ, बराबर है, वो ऐसा कर्वेचर ग्राफ नहीं आता है, वो थोड़ा सा ग्राफ एक फेज में रहता है। यहाँ पर एमोर्फस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, यहां पर लिख सकते हैं कि मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये मेल्ट तो होगा, लेकिन अगर तुमने समझ लो कि प्लास्टिक को हमने हीट करना स्टार्ट किया तो प्लास्टिक धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होता है और एक टेम्परेचर पे फिर वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर अगर हम लोग अगर सपोज करें कि यहाँ पर प्लास्टिक का जो है, समझ लो कि टेम्परेचर एक ले लेते हैं कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया, बराबर है, और वो 140 डिग्री सेल्सियस पे जाकर रुका, तो इट इज अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये मेल्ट होता है एमोर्फस सब्सटेंस, लेकिन कैसे होता है, ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता नहीं है। तो इसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इसके बाद शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल इसका जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले ट्रू सॉलिड्स, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड, यानी कि इसका परफेक्ट है, दैट इज अ ट्रू सॉलिड, बराबर है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये सीडो सॉलिड है, मैं समझाता हूं यहाँ पर, इट इज कॉल्ड सीडो सॉलिड। तो व्हाट डू मीन बाय सीडो सॉलिड, इसका एक वेल नोन एग्जांपल है, सीडो सॉलिड का दूसरा नाम ये भी होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, बराबर है, सुपर कूल लिक्विड। सपोज ग्लास की बात करो आप, यहाँ पर तो मेटल्स भी आते हैं, कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी आते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, बराबर है। सीडो सॉलिड का मतलब क्या कि भाई ग्लास जो है, जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर जो विंडो है उसके अंदर ग्लास फिट किए जाते हैं, बराबर है, पैन के अंदर। तो जो फिक्स किए जाते हैं, जब वो इनिशियल स्टेज पे होते हैं और फिक्स करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर क्या होगा, उसकी जो थिकनेस है ना बेटा वो चेंज हो जाएगी।
थिकनेस कैसी रहेगी, तो ऊपर जो है वो समझ लो कि थोड़ा सा थिकनेस पतला हो जाएगा, नीचे जाते जाते वो थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। और अगर आप लोग ऑब्जर्व करो उस ग्लास को निकाल कर, तो कई बार नीचे व्हाइट कलर का एक बेल्ट जैसा भी हल्का सा दिखता है। इसका मतलब ये है कि उसको क्या कहेंगे हम लोग, सीडो सॉलिड, बराबर है, सॉलिड जैसा दिखता है लेकिन पूरा सॉलिड नहीं, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। ये जो पॉइंट है वो इससे भी रिलेट करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रू सॉलिड है, यानी कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर सुपर कूल लिक्विड है, इसका मतलब है यहाँ पर इसकी रेंज ऑफ टेम्परेचर ये मेल्ट होता है, बराबर है। यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर रहेगा ये कि भी क्रिस्टलाइन जो होता है वो रहता है एन आइसोट्रॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे आइसोट्रॉपिक, बराबर। एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक जो है वहां पर इसका मतलब क्या हुआ, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट पीपी लिख रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी have different value, different physical property have different value in different direction, different direction। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, बराबर है। यहां पर कैसा है कि अगर आप इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, बराबर है, तो ये जो पूरा आप देख रहे हो कि यहां से सारे के सारे ब्लैक पार्टिकल है, बराबर है। तो एक डायरेक्शन में इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना, थर्मल एक्सपांशन होना, बराबर, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ से आप जाओ तो ये ब्लैक पार्टिकल्स आ रहे। अगर इस डायरेक्शन से आप देखो बेटा तो ब्लैक ब्लू, बराबर है। तो इस डायरेक्शन के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो है, बराबर, ये डायरेक्शन के अंदर उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, यहाँ पर भी उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज have a different value in a different direction, बराबर, that is called anisotropic। क्या कहेंगे, एनाइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक के अंदर क्या आएगा कि समझ लो कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि भाई ब्लू और ब्लैक आ रहा है, बराबर है, तो पैटर्न ऐसा है। फिर इस डायरेक्शन में आप देखो तो ब्लैक और ब्लू आ रहा है, तो ऐसा पैटर्न है वहां पर, तो उसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग कि भाई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, बराबर है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई, थर्मल एक्सपांशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हैव सेम वैल्यू, या तो लिखेंगे हैव आइडेंटिकल वैल्यू, हैव सेम वैल्यू इन ऑल द डायरेक्शन, इन ऑल द डायरेक्शन, बराबर, डायरेक्शन, बराबर। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट सेम वैल्यू, बराबर, आइडेंटिकल वैल्यू इन आइडेंटिकल डायरेक्शन, यानी ऑल द डायरेक्शन के अंदर सारी की सारी वैल्यू सिमिलर रहेगी, बराबर है। तो ये जो है वो आइसोट्रॉपिक, आइसो का मतलब ही सेम होता है, तो आइसो से ही हमें पता चल जाएगा। अगर हम लोग इसका एक लाइव एग्जांपल अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो एक एज्यूम करो कि एक बड़ा सा ग्राउंड है, बराबर है, जहां पर पूरी मिलिट्री जो है वो खड़ी हुई है। मिलिट्री में आपको मालूम है एक रो के अंदर सब लोग खड़े होते हैं, बराबर है। तो अगर आप ऐसे सीधे जाओगे, बराबर, तो आपका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बराबर है। और अगर आपको कोई बोल दे कि ऐसे क्रॉस में जाना है, तो क्रॉस के अंदर कैसा रहेगा, तो क्रॉस के अंदर जो है रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक डायरेक्शन के अंदर और दूसरी डायरेक्शन के अंदर वैल्यूज में चेंज आ जाता है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, एनाइसोट्रॉपिक। देखो यहाँ पे लिखा भी है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हैव डिफरेंट वैल्यू इन द डिफरेंट डायरेक्शन, बराबर है। और आइसोट्रॉपिक का मतलब कि क्राउड जो है उसको आप एज्यूम करो कि बड़ा सा क्राउड है, तो कहीं से भी आप घुसोगे तो आपको जनरली सेम रेजिस्टेंस जो है उसका सामना करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइसोट्रॉपिक का मतलब है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, बराबर है, और यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन द डिफरेंट डायरेक्शन। सो दीज आर द पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग इसके ऊपर से आगे बढ़े कि भाई आगे कौन कौन से पॉइंट आएंगे,
तो एक आता है यहाँ पर क्लेवेज प्रॉपर्टी। कौन सा आता है? क्लेवेज प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल से पॉइंट बाकी है अभी यहाँ पर। तो क्लेवेज प्रॉपर्टी में क्या आता है बेटा कि जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बराबर है, उसको अगर आप क्लीव करोगे या तो कट करोगे नाइफ से, जैसे बटर को कट करते हो पटाख से, बराबर, तो वैसी स्लाइस मिलती है। तो जैसी सरफेस यहाँ पर होगी वैसे ही, यानी क्लीन क्लेवेज मिलेगा, एकदम क्लेवेज जो मिलेगा आपको वो क्लीन क्लेवेज मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग उसको क्लेव करेंगे कोई भी जो एमोर्फस सब्सटेंस होता है उसको, तो यहाँ से अगर कट मारा तो ये इरेगुलर कट मिलेगा यहाँ पर। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर ये हो जाएगा थोड़ा सा इरेगुलर शेप में, ऐसा कटेगा वो। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के अंदर ये डिफरेंस है, इट हैव अ क्लीन क्लेवेज यानी रेगुलर कट और इरेगुलर कट, बराबर है। यहाँ पर अरेंजमेंट वैसी है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, डेफिनेट जियोमेट्री, और ये डेफिनेट जियोमेट्री के अंदर नहीं आएगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट है जो आराम से लर्न हो सकते हैं। मेन पॉइंट जो है हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, बराबर। एक और आता है यहाँ पर जिसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन, बराबर है। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रहती है। यहाँ पर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन जो रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा था भाई, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प होने की वजह से यहाँ पर डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा। हीट ऑफ फ्यूजन कैसा रहेगा? डेफिनेट। और यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन वो कैसा है? इनडेफिनेट। कौन सा बढ़ा जाएगा? इनडेफिनेट, बराबर। तो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं। तो सारे के सारे पॉइंट जो है कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, तो एक है अरेंजमेंट, बराबर है। तो अरेंजमेंट हम लोग एक में रेगुलर है, एक में इरेगुलर है, बराबर है। फिर एक आएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर और रेंज ऑफ टेम्परेचर है, बराबर है। दूसरा यहाँ पर आएगा क्लेवेज, तो क्लीन क्लेवेज मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा। जियोमेट्री के बेसिस पे यहाँ पर कैसा रहेगा, ये जियोमेट्री के बेसिस पे आइडेंटिकल रहेगा, यानी इसका जो शेप है एकदम डेफिनेट रहेगा, वहां पर इनडेफिनेट रहेगा, बराबर है। मेन पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, बराबर है। कौन सा? इट इज एनाइसोट्रोपिक और इट इज आइसोट्रोपिक। ये काउंटर पॉइंट है, बराबर, नाम से थोड़ा सा अलग है, बराबर। द वैल्यू ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी आर द डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या था वो, बराबर, आइडेंटिकल इन ऑल द डायरेक्शन। तो दैट इज ऑल अबाउट द एमोर्फस। तो सारे के सारे पॉइंट्स जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उसको हमने डिस्कस किए हुए हैं। हीट ऑफ फ्यूजन आ गया, बराबर। तो ये सारे पॉइंट जो है अच्छे से आपको लर्न करने हैं, बराबर है। ओके, थैंक यू।